देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको सीरियस लेना चाहिए। ये कोई सामान्य विषय नहीं है। 2014 से लेकर आज तक जितनी भी घटनाएं देश के अंदर हुई वो सब ये दिखाती है, चाहे एप्स्टीन फाइल का आना हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर ट्रेड डील को अचानक से आधी रात को साइन करना और बहुत सारी घटनाएं, वो ये इशारा करती है कि बहुत सीरियस घटना देश के अंदर घट रही है। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आजादी के समय पे जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत को कंट्रोल करना था और उनका मानना था देश के ऊपर ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया जाए जो डायरेक्ट हमारी पावर के कंट्रोल में रहे। नेहरू जी के बारे में उनका यही मानना था कि वो कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी को अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों का मतलब अमेरिका और नाटो संगठन जितना, ब्रिटेन वगैरह ये सारे, उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ इस गुट में शामिल हो जाओ। नेहरू जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूंगा। उन्होंने रशिया को भी मना कर दिया, तुम्हारे पास भी नहीं जाऊंगा। गुट निरपेक्षता की नीति लाए और उन्होंने पूरे के पूरे विश्व में झंडा खड़ा कर दिया कि हम किसी के गुट में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और कमाल की बात देखिए, पूरे वर्ल्ड में 198 200 देश है, उनमें से 140 देश नेहरू जी के सामने उनके झंडे के साथ खड़े हो गए। इतना बड़ा बदलाव पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर देखकर अंग्रेजों की और रशिया की दोनों की हिल गई और उन्होंने कहा यह आदमी कमाल का है और इसका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। भारत को बिल्डअप करने के लिए उस समय भारत में बहुत सारी बीमारियां थी, हैजा, चेचक, पोलियो और प्लेग, महामारियां थी। बीमारी नहीं थी, महामारियां फैलती थी तो पूरे देश में फैलती थी। उन महामारियों के इलाज के वो डॉक्टर करना था। डॉक्टर कहां से आते? तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, आईआईएम की। वहां से डॉक्टर आने लगे, वैक्सीन का निर्माण हुआ। हमने भी 2 बूंद जिंदगी की पी है, पोलियो से बचे और बहुत सारी चेचक के टीके लगे, बचपन से टीकाकरण हुआ। उसी के साथ उन्होंने खड़ा किया इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, आईआईटी। और उसमें से निकल के जब इंजीनियर आए, उन्होंने देश के अंदर भाखड़ा नांगल डैम जैसे बांध बनाए जिससे देश के खेतों तक पानी पहुंचा। अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और नेहरू जी की अचानक एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरा मानना है कि वो मौत अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी। अगला जब प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके सामने युद्ध खड़ा था। अंग्रेजों ने कहा तोड़ो हिंदुस्तान को, पाकिस्तान के थ्रू तोड़ते थे। उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिए, भारत पर हमला हुआ, लेकिन शास्त्री जी ने युद्ध नहीं रोका और पाकिस्तान को पीछे हटाते चले गए। हुआ ये, अंग्रेजों ने कहना पड़ा कि हम भारत को अनाज देना बंद करेंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मरेंगे पर अनाज तुम्हारा नहीं लेंगे। देश के अंदर नहरें नेहरू जी दे के चले गए, बांध दे के चले गए, खेतों तक पानी पहुंच गया। उन्होंने कहा विश्वास रखो किसानों, जय जवान और जय किसान, देश के अंदर अनाज पैदा करो। और देश के अंदर अनाज पैदा हुआ, लोगों की भूख मिटी, हरित क्रांति आई देश के अंदर। अंग्रेजों ने कहा यार ये और भी खतरनाक आदमी है, इसको भी कांड कराओ। ताशकंद के अंदर उनकी भी अज्ञात परिस्थिति में मौत हो गई और मेरा मानना है कि वो भी अंग्रेजों ने कराई। उसके बाद इंदिरा जी आ गई। अंग्रेजों ने फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। युद्ध हमारे कभी पाकिस्तान के साथ रहे नहीं, हमेशा अंग्रेजों के साथ रहे हैं, क्योंकि हथियार सारे वहीं से आते हैं। अंग्रेजों ने फिर उसका इस्तेमाल किया, हथियार भेजे, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके खड़े कर दिए और साथ में हिंदुस्तान को, उन्हें पता था पूरे वर्ल्ड में जिसके पास परमाणु बम है उसको कोई छेड़ेगा नहीं, तो उन्होंने देश के अंदर परमाणु बम देना शुरू किया और पहला परीक्षण लाफिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में कर दिया। अंग्रेज सन्न रह गए कि यार ये औरत तो पहले वालों से भी खतरनाक निकली, इसको भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। और हुआ वही, कारण कुछ भी पैदा हुए हो, सीआईए ने और अंग्रेजों ने, नाटो संगठनों ने इंदिरा जी को भी मरवा दिया। इसके बाद राजीव जी, राजीव जी देश के प्रधानमंत्री बने। अलग चुनौतियां थी। उन्होंने अमेरिका के पास गए, उनसे कहा सुपर कंप्यूटर दो जो मौसम की जानकारी हमें देगा। अंग्रेजों ने मना कर दिया क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान घुटनों पे रहे, गरीब रहे, भुखमरी रहे, इसमें दंगे फैलते रहे, जातिवाद होता रहे, हिंसा भड़की रहे। वे चाहते हैं देश गरीब रहे, तरक्की ना करे, घुटनों पे रहे, उनके आगे कटोरा लेके ऐसे खड़ा रहे। राजीव जी नहीं झुके। राजीव जी ने देश के वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और कहा कि हम सुपर कंप्यूटर बनाओ। प्रोग्राम किया गया और कमाल की बात देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बना के खड़ा कर दिया।
अंग्रेजों को लगा यार ये आदमी तो कल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सअप सब प्रोग्राम और सारी की सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में खड़ी कर देगा। इसके कहने से तो वैज्ञानिकों ने ये कांड कर दिया। देश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति हुई। खतरनाक आदमी, इसको भी हटाओ। तो अंग्रेजों ने उसको भी, बहाना कुछ भी रहा हो, लिट्टे का रहा हो, रास्ते से हटा दिया। उसके बाद अटल बिहारी जी, अटल बिहारी जी थे तो दूसरी पार्टी के। अंग्रेजों ने जानबूझ के बनाया था, सोचा था कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारे गुलाम रहेंगे, लेकिन अटल जी देशभक्त निकले और उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिए, देश में मिसाइलें बना दी लंबी दूरी की। उनको लगा यार ये आदमी उनसे भी आगे निकल गया, इसको भी हटाओ। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि हिंदुस्तान में हमारे गुलाम कौन है, पुराने समय से कौन गुलाम रहते आए हैं। तो उन्हें पता चला एक संगठन ऐसा भी है जो हमसे आजादी के समय पे पेंशन लिया करता था, जो हमारे कहने पर मुखबरी किया करता था, देश के अंदर देशभक्तों के खिलाफ गवाही दिया करता था। तो उस संगठन के लोगों को पकड़ा, उनसे बात की, डीलिंग की, पैसा दिया और देश के अंदर नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया देश के अंदर। अटल जी की सरकार तो चली गई, लेकिन उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से यह अपेक्षा नहीं थी उन्होंने कि एक भूखा नंगा देश, जिसके गानों तक अगर आप सुनोगे तो आत्मा आपकी डर के कांप जाएगी। एक गाना सुनना है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसीबा, डालना यूट्यूब पे, पूरे हिंदुस्तान का पिक्चर देखना, आंखें खुल जाएगी कि भारत कहां स्टैंड करता था और कहां तक यात्रा करके आया। मनमोहन सिंह जी ने उस पिछड़े गरीब देश को, तीसरी दुनिया के देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के खड़ा कर दिया। जिस देश के पास 15 दिन का पैसा नहीं था, वो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। कैसे बर्दाश्त होता अंग्रेजों को। अपने उन पिट्ठुओं को कहा कि इस सरकार को बदनाम करो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, नरेंद्र मोदी जी ने जो नैरेटिव फैलाया कोयला घोटाले का, उस कोल घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार को क्लीन चिट दी जाती है, क्योंकि ऐसा कोई घोटाला देश में हुआ ही नहीं था। तो मोदी जी माफी मांगे पहले तो आप। और जब राहुल गांधी जी कह रहा है कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो है, नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट डील हुई, इसको प्रधानमंत्री बनाया, और जिस दिन से ये बना उस दिन से लेके अंग्रेजों के सामने जो फैसले कहते हैं वो लेता है और वही करता है देश के अंदर। चाहे आपकी सरेंडर करना हो कि युद्ध बंद करो विद इन सेकेंड, ठीक है सर, घोषणा भी अमेरिका से होगी। चाहे फिर ये कहना हो कि ट्रेड डील करनी है किसानों की, अरे भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर किसान नहीं है क्या? दिवाली पे इतने त्योहार क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि किसानों की फसलें जा चुकी होती है घर में, वो फसलें फिर बाजार में आती है, वो पैसा आता है, पैसे से फिर वो चीजें खरीदता है, अपनी बहनों के लिए कपड़े, भैया दूज की कोथली जाती है, घेवर खरीदता है, पिन्नी खरीदता है, खील पतासे जाते हैं, एक बाजार क्रिएट होता है। अमेरिका के किसान किसको भैया दूज की कोथली देंगे जब सारा पैसा वहीं चला जाएगा उनकी फसलों का? बाजार हिंदुस्तान का बर्बाद हो जाएगा, यानी गरीबी में और नीचे धसते चले जाएंगे। इसी का तो विरोध कर रहे हैं किसान, ये नहीं होना चाहिए। देश का बाजार खत्म करने के लिए काम कर रहे हो आप, ट्रेड डील कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज्ड हो 100%। और मेरी वीडियो से अगर क्लियर ना हुआ हो तो भाई जी फिर आपका क्लियर भी नहीं हो सकता। 100% इस देश को ये अंग्रेज, ये यूरोपियन कंट्री, वो संगठन गरीब भूखा रखना चाहता है, जैसे अफ्रीका। बर्बाद आपको तय करना है कि कॉम्प्रोमाइज पीएम को हटाकर देश को तरक्की की पटरी पर दोबारा से लेके आना है, या फिर आपको उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करनी है। मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलता हूँ। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, पढ़ो तो आगे बढ़ो। जय भीम, जय भारत।